प्यारे साथियों, आज का हमारा विषय देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि के बारे में जानने से पहले हम ये जानें कि देवनागरी लिपि जो है आई कहाँ से, देवनागरी शब्द आया कहाँ से। तो देखिए, जैसे कि हमने पूर्व में पढ़ा कि हमारे भारतवर्ष में प्राचीनतम 2 लिपियाँ थी, जिसमें ब्राह्मी लिपि मुख्य मानी जाती है। ब्राह्मी लिपि जो है गुप्त काल में आते आते वह 2 भागों में बट गई। तो उसमें जो ब्राह्मी लिपि है उसके 2 भाग हुए, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी, ये 2 भाग हुए। ब्राह्मी लिपि के 2 भाग हुए, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। जो उत्तरी ब्राह्मी है, इस लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और वह भी क्रमबद्ध रूप में हुआ। उत्तरी ब्राह्मी से गुप्त लिपि बनी, गुप्त लिपि से कुटिल लिपि बनी और उसके बाद में 10वीं शताब्दी में देवनागरी या यूं कह सकते हैं नागरी लिपि बनी। पहले हमें देखिए देवनागरी लिपि आया शब्द कहाँ से। तो ब्राह्मी लिपि थी, उसके 2 भाग हुए, एक उत्तरी ब्राह्मी और एक दक्षिणी ब्राह्मी। जो उत्तरी ब्राह्मी है उससे जो हमारी लिपि बनी, देवनागरी लिपि बनी, तो वह भी क्रमबद्ध रूप से बनी, क्योंकि जैसे जैसे अपभ्रंश होता गया उसके हिसाब से ये लिपि बनती गई। तो उत्तरी ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि बनी और गुप्त लिपि से कुटिल लिपि। कुटिल लिपि के बाद में जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, समय बदलता गया, 10वीं शताब्दी आते तक नागरी लिपि बनी। तो अब हम जानेंगे कि नागरी लिपि से इसका नाम देवनागरी लिपि कैसे पड़ा, इसके पीछे का इतिहास क्या है, तो वो थोड़ा इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। देखिए, नागरी लिपि जो है, कई विद्वानों का मत है कि यह नगर विशेष की लिपि थी, नगर विशेष की लिपि थी, अतः इसे नागरी लिपि कहा गया। दूसरी बात ये कहा गया है कि गुजरात के जो ब्राह्मण थे, गुजरात के उनको नागर कहा जाता था, गुजरात के ब्राह्मणों को नागर कहा जाता था। तो कई विद्वानों का मत है कि गुजरात के ब्राह्मणों से जो नाम से यह लिपि बनी। कुछ विद्वानों का अलग मत है कि जो नागवंशी थे उनके साथ भी इनका इस लिपि का नाम जोड़ा गया, इस कारण ये नागरी लिपि बनी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि इसके जो वर्ण हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि इसके स्वर हैं, ये सभी जो हैं वह ब्राह्मी लिपि से मेल खाते थे। जो क्योंकि आपको पता है ब्राह्मी लिपि की जो भाषा थी वह संस्कृत थी, और ब्राह्मी लिपि की जो भाषा थी वह संस्कृत थी, और संस्कृत क्या थी, देवों की भाषा थी। अतः देवों की भाषा होने के कारण यहाँ शब्द जो है देव प्लस नागरी से क्या शब्द बन गया, देवनागरी शब्द बना, जो कि उभर करके आया और यह देवनागरी लिपि बाद में बनी। जैसा कि हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि का सबसे पहले जो इसके प्रमाण या साक्ष्य मिलते हैं वे गुजरात के एक राजा थे, जयभट्ट। उनके शिलालेख में देवनागरी लिपि का हमें साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। अतः हम कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात के जयभट्ट जो राजा हुए थे उन्होंने किया अपने शिलालेख में, जो कि 7वीं सदी
में हुए थे। 7वीं सदी में इस देवनागरी लिपि का जो है प्रमाण हमें मिलता है। देखिए, देवनागरी जो लिपि है, बहुत बार ऐसा आ जाता है, देवनागरी लिपि किसका अपभ्रंश माना गया है। जो प्रमुख भाषाएं हैं उनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो इसमें अपने आप ये सब निकल के आ जाएगा कि देवनागरी लिपि किसका अपभ्रंश माना गया। देवनागरी लिपि जो है वह किसकी लिपि है, किस भाषा की लिपि है, तो ध्यान दीजिएगा। मोस्टली ये सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की है, देवनागरी है। हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ था या हिंदी जो अपभ्रंश है वो किसकी है, शोरसेनी जो वर्ण हैं या शब्द हैं जो शोरसेनी भाषा से अपभ्रंश होकर के आए हैं। अब हम बात करते हैं कि देवनागरी जो लिपि है वह हिंदी की लिपि है और इसके अलावा किसकी लिपि मानी गई, संस्कृत के भाषा के जो शब्द है, गुजराती की भी लिपि है। इसके अलावा यह तमिल की भी लिपि है। इसके अलावा यह अपने बात करें नेपाली भाषा की भी लिपि है। इसके अलावा हम बात करें तो यह मराठी भाषा की भी लिपि है। इसके अलावा हम बात करें तो यह कन्नड़ भाषा की भी लिपि है। इसके अलावा हम बात करें तो यह मलयालम की भी लिपि मानी गई है। एक बार दोबारा देखें, देवनागरी लिपि जो है इसकी जो प्रमुख भाषाएं हैं उसमें सबसे पहले हिंदी है। हिंदी जो भाषा है वह शोरसेनी भाषा का अपभ्रंश रूप है और हिंदी के बाद संस्कृत, गुजराती, तमिल, नेपाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम ऐसी और भी भाषाएं हैं जिनकी लिपि देवनागरी है। इसके अलावा बहुत बार ये आ जाता है कि कुल कितने वर्ण हैं, तो ध्यान दीजिए देवनागरी लिपि में अगर बात करें कि देवनागरी लिपि में वर्ण, ध्यान दीजिएगा देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52। सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। और उसके अलावा व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी है? इसमें 33 है। उसके अलावा अयोगवाह जो वर्ण हैं उनकी संख्या कितनी मानी गई है? इसमें 2। उसके अलावा जो उत्क्षिप्त व्यंजन हैं कितनी है? 2। इसके अलावा जो उत्क्षिप्त, इसके अलावा संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी इसके अंदर आ जाती है, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन उनकी संख्या कितनी है? इसमें 4 है। कुल मिला तो अतः हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। अब हम बात करेंगे देवनागरी जो लिपि है उसमें प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी आधुनिक हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कई वर्णों की जो वर्ण अपभ्रंश होकर के आधुनिक हिंदी में आए हैं जिनका आजकल अभी प्रचलन नहीं है, उसमें जो पहला वर्ण जो आता है वह इस रूप में आ जाता है। इसको आधुनिक हिंदी में क्या नाम दिया गया है? ए दिया गया है। पहले जो ए था वह इस प्रकार से आता था,
ठीक है। इसके अलावा हमारे इसके अलावा जो अणय था वह इस प्रकार से आता था। इसके अलावा जो झ है जो इस प्रकार से लिखा जाने लगा आजकल, लेकिन जो पूर्व में था वह झ इस प्रकार नहीं आता था, वह झ इस प्रकार से आता था। या यूं कह सकें, थोड़ा सा इसको और बढ़िया से अपन कर सकते हैं कि इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से कट जाए। ये झ इस प्रकार से ये झ जो था इस प्रकार से आता था। और उसके अलावा जो लय आता था पूर्व में, प्राचीन जो हिंदी है उसके अंदर जो लय आता था वो इस प्रकार से आता था। अभी जो है वो लय इस प्रकार से आने लग गया आधुनिक हिंदी में। एक बार दोबारा देखें, देवनागरी लिपि में प्राचीन हिंदी में जो कुछ वर्ण थे जो अपभ्रंश होकर के आधुनिक हिंदी में इस रूप में आने लग गए। जैसे ए इस प्रकार आने लग गया, देखिए ए कैसे बना है, प्रकार से ये बन गया। उसी प्रकार जो अणय कैसे बना है वो इस प्रकार से ऐसे अणय आता था। और इस प्रकार से झ कैसे आने लग गया, आता था इस प्रकार से आता था। और लय जो है वो इस प्रकार से आता था, जो आधुनिक हिंदी में इस प्रकार से हमारे सामने आधुनिक वर्णमाला में आता है। अब हम बात करेंगे देखिए साथियों, नुक्ता चिन्ह जो है वह अरबी व फारसी भाषा से लिया गया है। नुक्ता का मतलब केवल चिन्ह है जो कि किसी भी वर्ण के, जो अरबी भाषा के या फारसी भाषा के जो वर्ण हैं, 5 वर्ण हैं जिनको हिंदी भाषा में लिया गया है, जिसमें आ जाता है क, ख, ग, ज़, फ। ये 5 वर्ण हैं जो अरबी या फारसी भाषा से लिए गए हैं। इनके पैर में जो ये बिंदु लगा है इसको नुक्ता चिन्ह कहा जाता है। एक बार दोबारा ध्यान दें, नुक्ता चिन्ह जो अरबी और फारसी भाषा से लिया गया है। अरबी और फारसी भाषा से जो वर्ण लिए गए हैं वे 5 हैं, जिनमें से क, ख, ग, ज़, फ। देखिए इनको बोलने के लिए जीभ को थोड़ा सा तालु के साथ, इस मूर्धा के साथ सटा करके थोड़ा लगाना होता है और वर्ण बड़ा ही सॉफ्ट या मुलायम तरीके से मुखमंडल से बाहर निकलता है। अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि 2 वर्ण ये भी आते हैं, तो ये इसको आप नुक्ता चिन्ह वाले वर्ण नहीं मानने हैं। ये दोनों वर्ण अरबी या फारसी के नहीं हैं, ये संस्कृत के भी नहीं हैं, लेकिन हिंदी भाषा में इन वर्णों का क्या हुआ है, विकास हो गया। और इन वर्णों की खासियत ये है कि ये शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, शब्द के मध्य में या अंत में इनका प्रयोग होता है। और ये जो वर्ण हैं ये ड और ढ 2 मूर्धन्य वर्णों के साथ 2 मूर्धन्य वर्णों में विकार बन करके ये वर्ण हमारे प्रचलन में आए हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि इस लिपि में इसकी खासियत क्या है। देखिए विशेषता इसकी, इस लिपि की क्या है। हम अगर विशेषता की बात करें तो इस लिपि में जितने भी वर्ण हैं उनके ऊपर शिरोरेखा अवश्य होती है। जितने भी शब्द हैं, ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर शिरोरेखा ध्यान दीजिएगा, शब्दों पर शिरोरेखा इस लिपि में रहती है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे हैं उनमें जो शिरोरेखा है वह नहीं आती, जैसे कि भय वर्ण में शिरोरेखा नहीं आएगी।
तो ये कुछ ऐसे और भी बहुत सारे वर्ण आ जाते हैं। क्षय जैसे इसमें शिरोरेखा पूर्णतया नहीं आती है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। विशेषता इसमें शब्दों पर क्या रहेगी, शिरोरेखा रहेगी। थोड़ा सा बात करें इसके, जो हम बात करें कि इसके जो गुण हैं, इस लिपि के गुण विशेषता में आ जाते हैं, लेकिन विशेषता से थोड़ा ये गुण जो हटकर है। हटकर कैसे कि यह जो लिपि है बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात इसमें यह है कि जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। जैसा इस लिपि में बोला जाएगा, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखना, ये ऐसा लिखा जाता है। ये इस लिपि के गुण हैं। दूसरी बात, ध्वनि संकेत होंगे वही वर्ण संकेत होंगे। अर्थात जो ध्वनि वर्ण में होगी वही लिखित रूप में होगी, वही लिपि में होगी। दूसरी ऐसी नहीं है कि ध्वनि बोलने पर कुछ है और लिखने पर कुछ है। ये इसकी खासियत है। इसके अलावा इसकी खासियत क्या है कि यह एक वैज्ञानिक भाषा है। जितनी भी भाषाएं हैं उनमें सबसे जो तथ्य रूप में है वह किस रूप में आई है, ये वैज्ञानिक भाषा के रूप में उभर कर आई है। अतः हम कह सकते हैं इसके गुण के रूप में कि यह एक वैज्ञानिक भाषा भी है। तो ये इसके गुण रूप में थे। अब इसके कुछ दोष हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके कुछ दोष क्या हैं। दोष इसमें जो हमारा एक वर्ण है रे, जो कि आपको पता है मूर्धन्य है और प्रकंपित है। ये रे जो है ये 4 प्रकार से वर्ण में लगता है। जैसे कि इस प्रकार, जैसे कि इस प्रकार, जैसे कि इस प्रकार, और इसके अलावा यह एक और रूप में आता है जो कि इस प्रकार भी रहता है। तो हम ये कह सकते हैं यह वर्ण जो रे है वह 4 प्रकार से दोष रूप में रहता है। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ण हैं जिसमें भ्रम भी रहता है। वे भी देखिए, जो कि इसमें भ्रम बना रहता है। जैसे आपको देखो, आप ख लिखते हैं तो ख में रे का वै का भ्रम रहता है। जैसे आप ध लिखते हैं तो इसमें घ का भ्रम रहता है। और जैसे इसके अलावा जो लय है इसमें भी भ्रम रहता है। कई इस वर्ण को इस प्रकार भी कल की क्लास